परिवार बहुत ही गरीब था। उसके बाबा दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे और उसी से किसी तरह से उसका घर चलता था। लाली के गांव में मुखिया जी ने एक निजी स्कूल खोला था जिसमें गांव के सभी बच्चों ने अपना दाखिला करवाया था। अरे लाली, तू अभी तक यही है? तुझे स्कूल नहीं जाना है क्या? स्कूल वो क्या होता है? अरे पगली, तुझे ये नहीं पता? मेरी माँ कहती है स्कूल में सरस्वती माता स्वयं विराजमान रहती है और वो शिक्षक के रूप में आकर हमें शिक्षा देती है, जिससे सभी बच्चे बड़े होकर बड़े बड़े अधिकारी और अफसर बनते हैं। अच्छा ठीक है गौरी, मैं भी माँ से जाकर स्कूल में दाखिला के लिए बोलती हूँ। उसके बाद लाली वहाँ से घर आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे भी स्कूल जाना है, मैं भी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ। बाबा से बोलकर मेरा भी दाखिला करवा दो ना स्कूल में। बेटी, ये पढ़ाई लिखाई बड़े लोगों के लिए होता है, ये हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। अरे लाली की माँ, बच्चों के मन में क्या अमीरी और क्या गरीबी की बात डाल रही हो? बच्चे तो सब बराबर होते हैं। मैं आज ही मुखिया जी के यहाँ जाकर लाली के दाखिले के लिए बात करूँगा और मेरी लाली जरूर स्कूल जाएगी। लाली के पिता चंपक लाल मुखिया के खेतों में ही काम करता था, इसलिए उसके गुजारिश करने पर मुखिया के स्कूल में लाली को दाखिला मिल जाता है। लाली, अरे ओ लाली, ये देखो हम तुम्हारे लिए कलम और कॉपी लेकर आए हैं। अब तुम्हें कल से हर रोज स्कूल जाना है और मन लगाकर पढ़ाई करना है। हाँ बाबा, और देखना बड़ी होकर मैं भी बड़ी अफसर बनूंगी। अगले दिन लाली सुबह जल्दी उठकर घर के काम में माँ का हाथ बटाकर जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और हाथ में एक मैला कुचला थैला लटकाए स्कूल पहुँच जाती है। स्कूल में लाली को फटे कपड़े और उसके गंदे से बस्ते को देखकर सभी बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। छी लाली, क्या तेरे पास स्कूल में पहनकर आने के लिए एक भी ढंग के कपड़े नहीं है क्या? और ये तेरे बस्ते में क्या है? इसमें कॉपी कलम है भी या नहीं, या उसमें भी कबाड़ का सामान भर कर लेकर आई है? नहीं, मेरे बस्ते में कॉपी और कलम है, कल ही मेरे बाबा ने मुझे ला कर दिया है। थोड़ी देर में क्लास टीचर आती है और जब क्लास टीचर की नजर लाली पर जाती है तो वो उसको अपने पास बुलाती है। तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है और ये क्या पहनकर आई हो स्कूल में? ये स्कूल है कोई धर्मशाला नहीं कि जैसे मन के उठकर आ गए। ठीक है सरस्वती माता, लेकिन मेरे पास तो यूनिकॉर्न नहीं है। यूनिकॉर्न नहीं, यूनिफॉर्म। पता नहीं कैसे कैसे बच्चे आ जाते हैं, और मैं माता नहीं हूँ, मैम हूँ। कल से तुम यूनिफॉर्म पहनकर आओगी, समझी? लेकिन माता जी, मैम जी, मेरे पास तो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, जब तक तुम्हारे पास यूनिफॉर्म नहीं हो जाता तब तक तुम अच्छा सा कोई साफ कपड़ा पहनकर स्कूल आओगी। ठीक है, अब जाओ और अपनी जगह पर बैठो। क्लास खत्म होने के बाद भी सभी बच्चों ने लाली का बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन लाली ने किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका सारा ध्यान बस क्लास में मैम ने क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या बताया, बस उसे समझने में था। अगले दिन लाली अपनी माँ से कहती है, माँ, जो बाबा ने मुझे दुर्गा पूजा पर लहंगा दिलाया था ना, वो निकाल देना, मैं आज वही पहनूंगी। क्यों, आज किसी की शादी है क्या? माँ, शादी नहीं, मुझे उससे भी अच्छा जगह पर जाना है, इसलिए तुम बस वो लहंगा निकाल दो। उसके बाद लाली की माँ बक्से से लाली का लहंगा निकाल देती है। अगले दिन लाली अच्छे से तैयार होकर लहंगा पहनकर स्कूल जाती है। अरे कोई इसको तो देखो, ये स्कूल है, कोई पार्टी नहीं जो तो ये लहंगा पहनकर आई है। पर माँ कहती है स्कूल मंदिर के समान होता है, फिर जब हम मंदिर में लहंगा पहनकर जा सकते हैं तो स्कूल में क्यों नहीं? अरे क्यों बेचारी को परेशान कर रही हो? ये इस स्कूल के नए कार्टून हैं, इसके बहाने हमारी थोड़ी सी मौज मस्ती हो जाती है। क्लास के सभी बच्चे खेलने के चक्कर में पूरे क्लास को गंदा कर देते हैं। लाली झाड़ू लेकर क्लास में सफाई करने लगती है। लाली, तो ये क्या कर रही है? गौरी, तुझे तो पता है ना स्कूल मंदिर के समान होता है, फिर इतनी गंदगी में हम पढ़ेंगे तो हमें विद्या कहाँ से मिलेगी? अरे इसका तो असली काम यही है, और आखिर इसे बड़े होकर भी तो यही करना है, झाड़ू पोछा। आखिर ये गरीब लोग पढ़ लिख कर भी क्या सकते हैं? मुझे पढ़ लिख कर अफसर बनना है और अपने माँ बाबा का नाम रोशन करना है। तुम अफसर तो बनोगी, लेकिन सिर्फ सपनों में ही। जब तुम्हारे पास यूनिफॉर्म और कॉपी किताब के पैसे नहीं है, फिर तुम पढ़ाई कैसे करोगी? तभी उधर से टीचर आती है। अरे लाली, ये लहंगा पहनकर कहाँ आई हो? बस मुखिया जी की वजह से हम तो जैसे जाहिल बच्चों को स्कूल में बर्दाश्त कर रहे हैं। तुम्हारे एक की वजह से पूरी क्लास की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। अब जाओ और सबसे पीछे वाले बेंच पर जाकर बैठ जाओ। आज से तुम पीछे ही बैठोगी, वो भी अकेली, समझी? लाली को डांट पड़ता देख सभी बच्चे उस पर बहुत हंसते हैं। लाली चुपचाप से पीछे जाकर बैठ जाती है और उस दिन से लाली चुपचाप पीछे बैठकर ही पढ़ाई करती है। ऐसे ही किसी तरह से लाली 10वीं तक पढ़ाई करती है और पूरे स्कूल में सबसे अच्छे नंबर लाकर 10वीं में टॉप करती है। लाली, आज तुमने साबित कर दिया, मेहनत करने वाले बच्चे पढ़ने के लिए
फैसिलिटीज के मोहताज नहीं होते। ऑल द बेस्ट लाली। थैंक यू मैम, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आपकी वजह से ही हूँ। आपने ही मुझे इस लायक बनाया है। उस स्कूल में 10वीं तक ही पढ़ाई होती थी। आगे की पढ़ाई के लिए लाली को शहर में जाना पड़ता, लेकिन उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे जिससे वो शहर जाकर पढ़ाई करती। लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके अपने बाबा से इस बारे में बात करने का सोचती है। लाली बेटा, तुमने इतने अच्छे नंबर लाकर पूरे गांव में मेरा नाम रोशन कर दिया। आज तो मुखिया जी भी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। बस मुझे इतनी इज्जत मिल गई, मेरा तो जीवन सफल हो गया। अब तो बस एक ही ख्वाहिश है कि अच्छे घर में तेरी शादी हो जाए। बाबा, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ ताकि मैं कुछ बनकर आप लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। और सर चढ़ाओ इसे, इसलिए कह रही थी मत पढ़ने भेजो, लेकिन इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। अरे अब तो बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। तेरे बाप ने इस घर को गिरवी रखकर तुझे यहाँ तक पढ़ाया है। अब क्या चाहती है तू कि हमारी ये घर भी बिक जाए? हम गरीब लोग हैं, 2 रोटी खाने को मिल जाए हमारे लिए वही बड़ी बात है, समझी? बाबा बस कुछ दिन और, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। वो लोग बात कर ही रहे थे तभी वहाँ धनीराम सेठ आता है। क्यों रे चंपक, अब तो तेरी बेटी 10वीं भी पास हो गई है, मेरे पैसे कब देगा? सेठ जी बस 2 महीने का मोहलत और दे दीजिए, मैं जल्दी काम करके आपका पाई चुका दूंगा। मैं पिछले साल भर से यही सुनता आ रहा हूँ। देख चंपक, मैं तेरी स्थिति समझता हूँ, इसलिए मैं तुझे 1 महीने का मोहलत दे रहा हूँ। अगले महीने मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना मुझे तेरा ये घर जबरदस्ती खाली करवाना पड़ेगा। इतना बोलकर सेठ वहाँ से चला जाता है। चंपक भी परेशान मन से वहाँ से चला जाता है। अगर अब तेरे सर से पढ़ाई का भूत उतर गया हो तो घर में जाकर खाना बना दे, मैं मुखिया जी के यहाँ काम करने जा रही हूँ। लाली अपने घर की स्थिति देखकर बहुत दुखी हो जाती है। वो घर वालों के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन घर की स्थिति काफी खराब होने की वजह से वो शहर पढ़ने के लिए नहीं जा पाती है। तभी एक दिन चंपक खेत में काम करते करते बेहोश हो जाता है। घर आने पर पता चलता है कि उसे लू लग गया है और कुछ दिन तक वो बाहर धूप में काम नहीं कर सकता। लाली शाम के समय नदी किनारे बैठी थी। हे भगवान, ये तो हम गरीबों की कैसी परीक्षा ले रहा है। आज 10 दिनों से बाबा की तबीयत खराब है और घर में राशन तक नहीं है। ऊपर से वो धनीराम बार बार अपने पैसों के लिए घर खाली करने की धमकी देता है। हम गरीबों की जिंदगी में इतनी तकलीफ क्यों होती है भगवान? लाली रो रही थी तभी उसके सामने एक लड़की आती है। दीदी दीदी, मुझे कुछ खाने को दे दो दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी लाली अपने सामने से एक आम के पेड़ से 2 आम तोड़कर उस लड़की को देती है। तभी वो लड़की एक परी में बदल जाती है। लाली, मैं एक परी हूँ, मैं बचपन से ही तुम्हें देखती आ रही हूँ। आज तुम बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आ गई। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप एक परी हो। भला इस जमाने में भी परी हो सकती है क्या? क्यों नहीं, जब जब सच्चे और अच्छे इंसान पर मुसीबत आती है हम परियां किसी न किसी रूप में उनकी मदद करते हैं। लाली, ये लो, ये एक जादुई लहंगा है। आज 2 दिन बाद तुम्हारे बगल वाले गांव में ब्यूटी कंपटीशन है। तुम इस लहंगा को पहनकर उसमें भाग लेना और देखना उस कंपटीशन को तुम ही जीतोगी और उसके जीतने के नाम में तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेगा। परी जी, मुझे इस समय पैसों की सख्त जरूरत है, मैं उस ब्यूटी कंपटीशन में जरूर हिस्सा लूंगी। उसके बाद लाली वो लहंगा लेकर घर आ जाती है और ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेकर उसे जीत लेती है। उसे इनाम के तौर पर पूरे 5 लाख रुपए मिलते हैं। वो उन पैसों से सबसे पहले धनीराम सेठ का कर्जा चुकाती है, फिर अपने बाबा का इलाज कराती है और उससे बचे हुए पैसों से आगे की पढ़ाई करने शहर जाती है और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से वो अपने गाँव की IPS अधिकारी बन जाती है। अब लाली की जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। लाली ने पढ़ाई करके सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं